वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ लाइट। लाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम लाइट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रोशनी आती है कि कोई बल्ब जल रहा है या फिर कोई सनलाइट है। तो वो सारी चीज़ों को हम क्या एज्यूम करते हैं एज अ लाइट। तो हम लाइट को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लाइट एक फॉर्म है। किस चीज़ की फॉर्म है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी की फॉर्म किस चीज़ में हेल्प करती है? इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रूम में एंटर होते हो इन द मॉर्निंग जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, तो आप उस रूम में पड़ी हुई हर एक चीज़ को बहुत ईजिली देख लोगे, राइट? अगर उसी रूम में मैं आपको कहूँ कि आप नाइट में जाओ विदाउट एनी लाइट, कोई बल्ब नहीं जलाओ, बिल्कुल रात में, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, जबकि चीज़ें सब वही होंगी। सारा सामान, सारा स्टफ उस रूम में रखा होगा, एज इट इज़ रखा होगा। आपकी आइज़ भी बिल्कुल एज इट इज़ है, कोई उसमें डिफेक्शन नहीं होगा। बट जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अगर इसको हमें डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये कह सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की जो हमें हेल्प करती है, जो हमें चीज़ों से विजिबल कराती है, हम उस चीज़ को देख पाते हैं। और ये लाइट होती क्या है? एक टर्म आया है फोटॉन्स। फोटॉन और प्रोटॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटॉन आपका एटम का पार्ट है, ठीक है? प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर हम फोटॉन की बात करें तो फोटॉन हमारे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, जो कि सन से हमारी अर्थ की तरफ आते हैं। यानी एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि सन से जो लाइट हमारी अर्थ पर आती है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है? लाइट के हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हुए हमारी अर्थ की तरफ आते हैं। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्सेज। कई सोर्सेज हो सकते हैं लाइट की, जैसे कि आपका सन जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है आपका। और अगर हम लाइट बल्ब की बात करते हैं तो वो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है, ठीक है? आपकी फ्लेम्स हो गई, कैंडल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। और हमें किस चीज़ को देखने में मदद करते हैं? किसी का कलर क्या है, किसी का शेप क्या है, और हमारे सराउंडिंग के इन्वायरमेंट। सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू एवरीवन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी ल्यूमिनस, एक होती है नॉन ल्यूमिनस। जो चीज़ नॉन ल्यूमिनस है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर। अगर आपको चेयर को देखना है तो आपके लिए एक कंपल्शन ये है कि या तो उस चेयर के ऊपर लाइट पड़े, सनलाइट, या फिर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट पड़े, तभी आप उसको देख पाओगे, ठीक है? और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी जिनकी अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, जैसे कि आपका सन या फिर आपके स्टार्स, ये सब आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें देखने के लिए आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उन्हें देखेंगे और उनको आराम से आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ क्या है, ठीक है? और एक सबसे अच्छा कन्फ्यूज़न जो होता है बच्चों को, इट इज़ अबाउट मून। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन। जो सन की सनलाइट इस मून के ऊपर पड़ती है उसकी वजह से हमें वो सन विजिबल होता है। यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो हमारा मून है इट इज़ अ नेचुरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और जो बाकी चीज़ें जैसे आपका चेयर है, आपके घर है, आपका फ़ैन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो सारी चीज़ें जिनको देखने के लिए हमें चाहिए कि उसके ऊपर लाइट पहले पड़े, उसके बाद हमारी आइज़ में आएगी तो हमें वो दिखाई पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। और नेचुरल नॉन ल्यूमिनस एग्जाम्पल सिर्फ आपका मून है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। असल में हमें कोई भी चीज़ दिखाई कैसे पड़ती है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि रेज़ क्या होती हैं। रेज़ का मतलब होता है जो हमारी लाइट इस तरीके से मूव करती है, इन्हें हम बोलते हैं रेज़ ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं बीम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कोई एक सोर्स है, यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगाई हुई है या आपने एक टॉर्च लिया हुआ है, टॉर्च से आपने एक लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट किया है, और ये एक मिरर है, ठीक है? ये एक प्लेन मिरर है जिसके ऊपर आपने लाइट की रोशनी को इस तरीके से इंसिडेंट किया है। तो जब वो यहाँ पर आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर चली आएगी। ये नियम है, इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स हम कह सकते हैं इसको। और इसके बीच में हम एक नॉर्मल लाइन को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और इन सब से मतलब क्या होता है? इन सब से हमारे दो जो लॉज हैं वो निकल कर आते हैं। सबसे पहला लॉ क्या होता है कि ये जो हमारा एंगल है नॉर्मल से इंसिडेंट तक, यानी एंगल आई, और
नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड तरफ यानी कि एंगल आर, ये दोनों एंगल हमारे बराबर होते हैं। अगेन मैं आपको फिर से एक बार इजी वे में समझा दूँ अगर किसी को थोड़ा सी भी कन्फ्यूज़न है। ये हमने एक प्लेन मिरर लिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक लाइट यानी कोई भी रोशनी डाली है और वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ जाएगी। ये नियम है, ये एक लॉ है और इसके बीच में हमने एक इंसिडेंट मान लिया है। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू दैट एंगल। यानी कि हमें पहला लॉ तो क्लियर हो गया। पहला लॉ हमारा क्या था कि कोई भी लाइट जो पड़ती है जिसे हम इंसिडेंट बोलते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में उसके हम एक एज्यूम करते हैं उसे नॉर्मल मानते हैं। यानी एंगल आई क्या होगा, एंगल आई हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का बीच का एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा हो गया नियम, यानी कि पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ आपसे ये कहता है कि ये तीनों लाइन, कौन कौन सी लाइन, हमारी इंसिडेंट लाइन, हमारी नॉर्मल और हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी एक ही प्लेन पर वर्क करती हैं। यानी एक जो सिंगल हमारा प्लेटफॉर्म होगा, अगर ये कहीं से भी ब्रेक है यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। दूसरा नियम जो है हमारा, जो दूसरा लॉ है वो उस पर वर्क नहीं करेगा। उसे वर्क करने के लिए इट रिक्वायर्स अ सिंगल सिंपल प्लेन, एक ही प्लेन चाहिए। हम अगर सोचते हैं कि हम इस तरीके की चीज़ पर कोई रिफ्लेक्शन लॉ का परफॉर्म कर पाएँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो एक्चुअली में होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि हम कोई भी ब्लैक कलर का क्लोथ पहनते हैं गर्मियों में तो वी फील सो मच हीट। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर का कपड़ा जो हमने पहना हुआ है वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मिरर है, उसके ऊपर कोई लाइट पड़ी, इस तरीके से मिरर है, कोई लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ पड़ गई। ये आपने देखा होगा जब आप अपनी वॉच के मिरर को, जैसे आपकी जो वॉच होती है उसके ऊपर ग्लास पड़ा होता है, उसको जब आप धूप में करते हो तो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है वॉल के ऊपर, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी से आर पार निकल जाना है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से क्या होगा, वो होकर निकल जाएगा। जैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ से होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट जो होता है वो पार्शियल ट्रांसफ़र होता है, और जो हमारा ओपैक होता है उसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होती जिसकी हमारी शेडो बन जाती है। ठीक है, ओपैक तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर आप सनलाइट या आप किसी भी टॉर्च को उस पर अप्लाई करोगे, उस पर डालोगे तो क्या होगा कि हमारी जो हमारी लाइट होगी वो उसको पास करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, और उसी पानी में अगर हम थोड़ा सा बटर पेपर चारों तरफ से लगा दें, जब हम लाइट उसमें इंसिडेंट करेंगे तो उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम इस कांच की ग्लास की जगह पर कोई मेटल का ग्लास रख देते हैं तो ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके आर पार लाइट निकलना नामुमकिन हो जाएगी। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी शेडो बनती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। अभी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है आपका, बहुत सिंपल सा, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में हम कोई भी चीज़ देखते कैसे हैं। देखिए, ये हमारी सनलाइट है। ठीक है, ये सनलाइट हमारी कहाँ पर पड़ रही है, ये सनलाइट हमारी पड़ रही है इस सनफ्लावर के छोटे से प्लांट पर, और यहाँ से पड़ने के बाद हर तरफ रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान यहाँ पर खड़ा है सिर्फ उसी को सनफ्लावर दिखाई पड़ेगा, जो यहाँ पे खड़ा होगा उसे भी दिखाई पड़ेगा, जो यहाँ पर होगा उसे भी दिखाई पड़ेगा। यानी कि ये चारों तरफ क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। और जो रिफ्लेक्शन यानी जो इंसिडेंट हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट होती हैं, पड़ती हैं, उन्हीं के थ्रू हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगर ये हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट होकर नहीं पड़ेगी तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से सन को हटा देते हैं तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब लाइट नहीं होगी तो हमें ये सनफ्लावर दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, हमारी जो रेज है वो स्कैटर होने स्टार्ट करती है हर डायरेक्शन में, और जो लाइट आपकी आइज़ में पड़ती है उसके थ्रू आपको ये चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, यू विल टेल मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल का कोई भी कंपल्शन नहीं है। यू कैन जस्ट गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द ल्यूमिनस एंड 2 नॉन ल्यूमिनस। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हमारी लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक जो फ्लैट सरफेस होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एक इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आप ऐसे ही दिखाई पड़े, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जब आपकी इमेज कुछ इस तरीके से बनती है, उल्टी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड, इसे हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे
कि द फ्लैट सर्फेस दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट विजुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर जो किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनाता है, जैसे कि हम अगर शीशे के सामने खड़े तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे दिखाई पड़ेंगे जैसे हैं, ठीक है। अगर आप शीशे के सामने खड़े तो आपको एग्जैक्ट वैसे दिखाई पड़ेगा जैसा आप एक्चुअल में हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है रियल, एक वर्ड होता है वर्चुअल। रियल का मतलब होता है वो इमेज जो हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल का मतलब होता है जो हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हमारी जो इमेज शीशे पे बनी है, अगर हम सोचेंगे किसी स्क्रीन पे उसको हम ले आए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरा है आपसे, दिस इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ पैर ऐसे उल्टे दिखाई पड़ेंगे, नो। आपकी पूरी बॉडी इरेक्ट रहेगी, मतलब बिल्कुल आप स्ट्रेट दिखाई पड़ोगे। लेकिन चेंज कहाँ पर आएगा कि जब आप सामने लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो मिरर में आपको वो राइट हैंड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी लिटरल इन्वर्जन हमें दिखाई पड़ता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। इमेज इज इरेक्ट, बिल्कुल सीधी दिखाई पड़ती है। द साइज ऑफ द इमेज इज एज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो इमेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत मोटी हूँ तो मेरी इमेज एज इट इज़ दिखाई पड़ेगी, अगर मैं बहुत पतली हूँ तो मेरी इमेज एज इट इज़ दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई इंसान पतला है तो वो मोटा दिखाई पड़े और कोई मोटा है तो वो पतला दिखाई पड़े, यानी एग्जैक्ट साइज आपको दिखाई पड़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर मिरर है और आप यहाँ पर खड़े हो तो आपकी मिरर से भी दूरी जो इमेज में बनेगी वो एग्जैक्ट इक्वल बनेगी। आप अगर इतनी दूर आ जाओगे तो मिरर में भी आप दूर दिखाई पड़ने लगोगे, यानी कि जो डिस्टेंस होती है इमेज की वो सेम होती है किसकी, जितने आप उस मिरर से दूर हैं, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो अपने घर में प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। आप सबके घर में कोई ना कोई मिरर तो प्लेन होगा, हर हाल में होगा, तो यू कैन सी। अब लिटरल इन्वर्जन यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड जो है हमारा, जो हमें मिरर में दिख रहा है वो एक्चुअली हमारा क्या है, राइट हैंड है, ठीक है। तो इसी को हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक पानी लिया हुआ है, एक बहुत बड़े से टब में पानी लिया हुआ है, पानी बिल्कुल शांत है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। तो उस तरीके की जब रिफ्लेक्शन वहाँ पर जब लाइट पड़ेगी, आपके चेहरा आप उसमें देखना चाहोगे तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी वहाँ पर जो हमारी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल रेगुलर वे में वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ उसमें थोड़ी सी हलचल हो जाएगी हमें हमारी इमेज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, यानी कि हम किस चीज़ को अब देख रहे होंगे उस वक्त, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को। और एक दूसरी तरीका जो भी हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जब हमारी जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो जब रेगुलर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जो हमारी रेज पड़ रही हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वो बिल्कुल परफेक्ट वे में काम कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जहाँ पर ये लॉ नहीं चल रहा है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, या फिर सारे सेम प्लेन पे नहीं लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी जहाँ पर हम पैरेलल देख रहे हैं, ये पैरेलल है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, जहाँ पर हम पैरेलल कंडीशन देखेंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जहाँ पर हम पैरेलल कंडीशन नहीं देखेंगे वो हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको जिस तरीके से लर्न होगा आप लर्न कर लीजिए। सबसे आसान तरीका तो पैरेलल वाला ही है जो आपको ईजिली माइंड में रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल और वर्चुअल इमेज, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इवन समटाइम इट फील्स लाइक कि बच्चा समझ के भी नहीं समझ पा रहा, इस लेवल वाली कंफ्यूजन होती है। तो सबसे सिंपल से एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, अगर आप देखो तो इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, रियल इमेज का मतलब ये है कि आपने किसी प्रोजेक्टर को चलाया और वहाँ से एक इमेज इस सब्सटेंस पर या इस पर्दे पर, जिसे हम बोलते हैं बड़ा पर्दा, फिल्मों में आपने सुना होगा, उस पर्दे पे अगर इस इमेज को हम चला पा रहे हैं उस स्क्रीन पर, उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। और अगर हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं तो वो हमारी कैसी इमेज है, वर्चुअल। अगर हम ये सोचें कि इसकी इमेज हम कहीं पर लगा पाएँ, किसी स्क्रीन पर उतार पाएँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, इस इमेज में यानी जो हमारी रियल इमेज होती है वहाँ पर जो हमारी रेज होती है वो एक्चुअली मीट करती है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिलहाल आप ऐसे जान लो कि अगर दो रेज जा रही हैं और किसी को इमेज बनानी है, कोई इमेज बन रही है, तो जब वो दो रेज आपस में एक्चुअल में क्या करेंगी, टकराएंगी, तो वहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होती है। और इसमें इंटरसेक्ट करती नहीं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो कहीं पर जाकर इंटरेक्ट कर रही होंगी, सिर्फ एज्यूम करते हैं। इसका एग्जांपल आपको बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, जो स्क्रीन हमारी जो रेटिना होता है हमारी आइज़ में सबसे पीछे, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है वो भी रियल इमेज ही फॉर्म करती है, ठीक है। और वर्चुअल हमारा जो हम नॉर्मली अपना शीशा अपने आप को उसमें देखते हैं।
अब देखो एक और छोटा सा एग्जांपल ये है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि देखो जो लाइट यहाँ आई है वो एक्चुअल में जाके यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना। और यहाँ पर हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं पर जाके वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। पेरिस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सबमरीन वगैरह में लगा होता है। सबमरीन में क्यों लगा होता है? क्योंकि देखो सबमरीन वगैरह जो होती है वो पानी में जब उतरती हैं तो मोस्टली वो वॉर के लिए इस्तेमाल करी जाती है मोस्टली। ठीक है, हालांकि और पर्पस भी होते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करते हैं वो वॉर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक इमेज हम एक मिरर ऐसे लगाते हैं इस तरीके से और एक मिरर हम ऐसे लगाते हैं। तो जब और ये हमारी पूरी सबमरीन होती है तो पेरिस्कोप जो होता है हमारा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ लगता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कोई आदमी होता है जो कि इस स्क्रीन के ऊपर बैठा देख रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी फिश है, ठीक है, इस फिश को उसने देख लिया। बहुत गंदी ड्राइंग बनती है मेरी वेट अ सेकंड मैं दोबारा बना दूँ। ये आपका कोई भी एक मिरर है, ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरा मिरर एक ये है और यहाँ पर कोई ह्यूमन बैठा है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई फूल है, कोई हम फ्लावर ही बना पा रहे हैं बेटा, ठीक है। इस फ्लावर को उसने क्या किया है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको इस मिरर ने देखा, यानी ये मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट आया। इसने क्या किया, इसने रिफ्लेक्शन कहाँ पर भेजा, यहाँ पर नीचे। तो जो यहाँ पर हमारा मिरर था उसके लिए जो ये वाली इमेज बनी थी वो तो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब उसने इसमें से रिफ्लेक्शन शो किया और यहाँ पर वो इमेज फॉर्म हो गई जिसको उस सबमरीन के अंदर बैठे हुए आदमी ने देख लिया। या दूसरे तरीके से एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई दुश्मन है, ठीक है, सबमरीन का ये हिस्सा ऊपर आया, उसने देखा कि यहाँ पर कोई दुश्मन है, उसने रिफ्लेक्शन नीचे शो किया, इस वाले मिरर पे वो आ गया और इस आदमी ने उसको या इस सोल्जर ने उसको देख लिया। यानी 45 डिग्रीज पर यहाँ पर जैसे ही वो इमेज बनेगी, अब ये जो इमेज इस पर बनी है इसको ये वाला मिरर ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा और वो इमेज फिर इसमें बन जाएगी। और जैसे ही वो इमेज यहाँ बनेगी, ये वाला जो इंसान बैठा होगा, जो सोल्जर बैठा होगा, वो उसको देख के तुरंत जान जाएगा कि यहाँ पर कोई दुश्मन प्रेजेंट है। इट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द पेरिस्कोप, जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, एक ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्रिवेंट करता है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। डायरेक्ट हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसे थोड़ा ना हम देख रहे हैं, हम तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करके फिर उसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे मिरर है वो 45 डिग्रीज पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली यूज इन द टैंक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी, विश्व युद्ध सेकेंड हुआ था, उस टाइम पर हमने सबमरीन का और पेरिस्कोप वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। ये हमारा कोई ये हम या आप कोई भी हैं जो उस मिरर से देख रहे हैं और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पर आकर वो हमें दिखाई पड़ेगी, यानी यहाँ पर एक इमेज बनेगी, उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, फिर वो हमें दिखाई पड़ जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैलिडोस्कोप की। कैलिडोस्कोप एक्चुअल में क्या है, मैं आपको एक थोड़ी सी सिंपल वे में बता दूँ, सबमरीन में बता रही हूँ, एक थोड़ा सा कंक्लूसिव वे में बता देती हूँ कैसे क्या होता है। 3 मिरर हम लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल शेप के, इस तरीके से, ठीक है, इसी शेप के, और उन तीनों को हम एक दूसरे में इस तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ हम कोई भी पेपर लगा देते हैं ताकि ये चारों तरफ से बंद हो जाए। और एक साइड जो होता है उसमें हम कोई पेपर शीट लगाते हैं, हल्का सा उसमें छेद कर देते हैं ताकि हमें दिखाई पड़े, और पीछे की तरफ कुछ टूटे हुए बैंगल्स डाल देते हैं, मतलब टूटी हुई चूड़ियाँ। जिससे होता क्या है कि जो हमारे 3 मिरर हैं वो आपस में रिफ्लेक्शन शो कर करके हमें नई नई डिज़ाइन दिखाते हैं। जब आप इसको इस तरफ से देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कैलिडोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि मिरर हमें एक तरीके से एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में एक डिज़ाइन के फॉर्म में आपको वो दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फर्दर रिफ्लेक्शन होकर बार बार आपको दिख रहा होता है। इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसमें दिखेगा, इसमें से रिफ्लेक्ट होकर फिर इसमें दिखेगा, फिर वो उसमें दिखेगा, मतलब चारों तरफ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हमारा पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप दोनों में वर्क करता है। ठीक है, और होता क्या है, जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं यानी जो मिरर होते हैं उन्हें हम इनक्लोज कर देते हैं एक ट्यूब में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक साइड जो होता है हम एक सेल में जो होता है वो कलर्ड पीसेस डाल देते हैं ग्लास के, और दूसरी साइड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर डालते हैं, एक ऐसा कोई भी चीज़ लगा देते हैं जिसमें कोई हल्का सा छेद कर देते हैं। यानी आपने कोई पेपर लगा दिया, आपने कोई पॉलीथीन लगा दिया, आपने कुछ भी लगा दिया जिसकी वजह से आप इजीली उसमें देख पाएँ। या तो आप एक काम करिए, इसमें ऐसी चीज़ लगा दिए ट्रांसपेरेंट जिसमें आपको उसमें कोई होल ना करना पड़े। ठीक है, सिंपली आपने एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लगा दिया जिसके अंदर अगर देखोगे तो आपको कैलिडोस्कोप की डिज़ाइन जो कि यहाँ फॉर्म हो रही है आपको ईजिली दिखाई पड़ जाएगी।
ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड है? दे आर ऑल बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखते हो जब आप लोग बार्बर के पास जाते हो, जब आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हो, आप क्या देखते हो कि जब आपके बालों में हेयर स्टाइल हो रही होती है, आपकी बाल काटे जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत जुल्फे बनाई जा रही होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो कटिंग होती है वो आप सामने से तो देख लेते हो लेकिन पीछे से दिखाई नहीं पड़ती है। तो पीछे से दिखाई देने के लिए क्या होता है, एक पीछे मिरर लगा होता है बहुत बड़ा सा, और एक आपके सामने तो लगा ही होता है। तो पीछे जो होता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है और वो आपको सामने दिखाई पड़ जाता है ना। जब भी आप किसी बार्बर के वहाँ जाते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, एक तो सामने मिरर लगा हुआ है और एक पीछे बहुत बड़ा सा मिरर लगा होता है। तो जो आपके पीछे की बालों की हेयर स्टाइल होती है ना, वो आपको उस मिरर में दिखती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपको सामने दिखाई पड़ती है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टीपल इमेज। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। सबसे आसान अगर टॉपिक लाइट में कुछ है तो वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सन है, जो हमारा सूरज है, वो 7 कलर्स से मिक्स होकर बना है। जो सनलाइट हमारी आती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। पर हमें वो दिखाई कभी कभी कैसी पड़ती है, येलोइश दिखाई पड़ती है, वाइटिश दिखाई पड़ती है, बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। और जब ये 7 डिफरेंट कलर्स वाली लाइट किसी भी चीज़ पर पड़ती है जो कि हमारी एज अ प्रिज्म काम करती है, या हमारी ड्रॉपलेट्स होती है पतली पतली, जो हमारी आपने देखा है बारिश के बाद जो हल्की हल्की सी ड्रॉपलेट्स हवा में रह जाती हैं और अचानक से धूप निकल आती है तो हमें रेनबो दिखाई पड़ता है। यानी होता क्या है, वो सनलाइट जब उस ड्रॉपलेट पर पड़ती है तो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, ठीक है। और इसको अगर हम अपनी लैब में करना चाहें, कहीं भी करना चाहें, तो अब हम ड्रॉपलेट्स तो बनाने नहीं जाएंगे, हम क्या करते हैं, हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उस प्रिज्म के थ्रू जब सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो अपने 7 कलर्स में, जिसमें वो एक्चुअल बनी हुई है, वो उसमें क्या होगी, टूट जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा हम लोग नॉर्मली जिस कलर का इस्तेमाल करते हैं डेंजरस चीज़ों के लिए या कहीं खतरा होता है, वो रेड का। क्यों? क्योंकि रेड जो होता है वो बहुत लंबी वेवलेंथ तक दिखाई पड़ता है, ठीक है। बाकी कलर जो होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड व्हेन वाइट लाइट इज पास, जब एक वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो स्पेक्ट्रम में टूट जाती है। और स्पेक्ट्रम आपका कुछ भी नहीं है, आपका विबग्योर ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, आपका जो 7 कलर है, यानी 7 कलर्स कौन से, विबग्योर, दीज आर 7 कलर्स, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जहाँ से आपको ईजी दिखाई पड़ रहा होगा कि सनलाइट आई तो अपने फॉर्म में, लेकिन जब वो टूटी है तो वो डिफरेंट कलर्स में टूट गई। इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, या 7 कलर्स को ही हम बोलते हैं विबग्योर। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और इसके बाद इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो कि है आपका आई, जो कि पूरी आई की फंक्शनिंग है, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूँगी। सो stay tuned to it, and if there's anything which is still confusing to you, don't forget to ask in the comment section, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.